हमने आयुर्वेद अनुसार अलग अलग शरीर और मन को समझ लिया था। अब त्रिदोष वाली प्रकृति सिर्फ रह गई है, उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। वात, पित्त और कफ तीनों वीडियो को अगर आप कंबाइन कर देंगे, शारीरिक लक्षण वाली वात पित्त कफ की 3 वीडियो और मानसिक लक्षण वाली वात पित्त कफ की 3 वीडियो, यानी 6 वीडियो को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो इसके भी शारीरिक और मानसिक लक्षण आ जाएंगे, यानी कि सब कुछ इसमें दिखाई पड़ सकता है। वात के भी, पित्त के भी और कफ के भी लक्षण इसमें दिखाई देंगे। तो इस पर वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा लंबा और कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाएगा, तो इसलिए आप तीनों वीडियो को अलग अलग देखकर भी समझ सकते हैं, तीनों को मिक्सअप करके। अब हम बात करने वाले हैं समाधान या सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले वात से। वात के सॉल्यूशन के डिटेल वीडियो आपको मिलने वाली है, तो इसीलिए अंत तक इस वीडियो पर बने रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो वात वाले होते हैं थोड़ी बहुत वीडियो देख के निकल लेते हैं। इसीलिए आपको किसी भी चीज का समाधान या सॉल्यूशन या कोई भी आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इस आदत को भी सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए बढ़ते हैं वात प्रकृति के सॉल्यूशन की तरफ। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। ये जो हमने अलग अलग शरीरों की बात की, अलग अलग दोष की डोमिनेंसी की वजह से ये नेचुरल होता है, यानी कि बाय बर्थ ये चीज आपके अंदर आ जाती है। जैसे आपका डीएनए, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि जैसे आपके डीएनए को नहीं बदला जा सकता, वैसे प्रकृति जो जन्म जात है वो कभी बदलती नहीं है। इसको संतुलित किया जाता है, इसको बैलेंस किया जाता है, यानी कि जीवन भर आपको वायु को बैलेंस ही करते रहना है, तभी जाकर ये बैलेंस रहेगी। वैसे ही पित्त वालों को, वैसे ही कफ वालों को, या जो भी प्रकृति है आपकी, उसको बैलेंस करना ही आयुर्वेद बतलाता है। और इसी तरह से बैलेंस करते हुए आप पूरा जीवन बड़े ही अच्छे तरह से व्यतीत कर सकते हैं, स्वस्थ और समृद्ध तरीके से। तो हम वायु की बात कर रहे थे, यानी कि वात प्रकृति की। तो इसके अंदर ड्राइनेस का गुण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि रुक्षता, यानी कि अंदर ड्राइनेस इतनी होती है कि इनका शरीर ड्राई होता है, स्किन ड्राई होती है, साथ ही साथ इनके बाल वगैरह सब कुछ रूखे होते हैं, जहां पर डैंड्रफ की समस्या होती है। और साथ ही साथ शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी ये ड्राइनेस देखने को मिलती है, जिसमें इनके अंदर हड़बड़ाहट वगैरह जो दिखाई पड़ती है, एक चीज पर फोकस ना रहना, ये चीजें दिखाई पड़ती है। तो इस गुण को, यानी कि रुक्ष गुण को, हम इसके विपरीत गुण से, यानी कि स्निग्ध, यानी कि जो ड्राइनेस है उसको ऑयल से हम खत्म करेंगे, या चिकनाई से इसको खत्म करेंगे। तो चिकनाई जो होती है, यानी कि ऑयल जो होता है, वात वालों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा मानी जाती है आयुर्वेद अनुसार। तो वात की चिकित्सा के लिए जो सर्वश्रेष्ठ तेल या ऑयल माना जाता है आयुर्वेद अनुसार, वो है तिल का तेल। अब इस तेल को यूज कैसे करना है? इस तेल को अलग अलग वे में हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, और ऐसे ही इसका इस्तेमाल करने से वायु हमारे शरीर में बैलेंस रहती है। तो सभी आयुर्वेदाचार्यों का ऐसा कहना है कि अभ्यंग, यानी कि शरीर पे मसाज के तौर पर इस तेल का अवश्य यूज करना चाहिए। पूरे शरीर पर नहाने से पहले 15 से 20 मिनट आपको मसाज करनी चाहिए, और फिर उसके बाद स्नान करना चाहिए। पूरे शरीर पे मसाज के साथ साथ आपको पैर के तलवों की मालिश करनी चाहिए। अपने कान में तेल का प्रयोग करना चाहिए, 1 से 2 बूंद, या फिर कान में तेल लगाना चाहिए, क्योंकि वायु विशेषकर कान में बहुत प्रभुत्व रूप से स्थान रखती है, और कान से ही ये शरीर के अंदर बहुत अधिक प्रवेश कर सकती है और बहुत अधिक रोग करती है। साथ ही साथ आप बालों में, सिर में इस तेल का मालिश कर सकते हैं। नाक में 2 से 4 बूंद तिल का तेल आप लगा सकते हैं, और इसी तरह से गंडूश धारण करना, यानी कि ऑयल पुलिंग जिसको कहा जाता है। मुख में तेल का कुल्ला भर के पूरे मुंह में आप घुमाइए 5 से 10 मिनट, और फिर इसको आप बाहर फेंक दीजिए। इस तरह से इस तेल का एक्सटर्नल और इंटरनल प्रयोग किया जाता है, जिससे वायु की रुक्षता समाप्त होती है और शरीर से वायु बैलेंस होती है। ऐसे ही तेल में बने हुए खाद्य पदार्थ जैसे पूड़ी, पराठा इत्यादि, या तेल में तली हुई या तेल में पकी हुई जो चीजें होती हैं, इसका अच्छे से प्रयोग वात वाले कर सकते हैं, और ये इनके लिए लाभदायक होती है। परंतु विशेषकर तेल शुद्ध होना चाहिए, सीधा तेल होना चाहिए, जैसे सरसों या तिल इत्यादि का डायरेक्ट ऑयल, ना कि कोई रिफाइंड इत्यादि ऑयल। फिर बात का एक और गुण होता है, वो है हल्कापन, यानी कि इनका शरीर बहुत ही दुबला पतला सा होता है, इनमें वजन बहुत कम होता है, शरीर में बल नहीं होता है, स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो हल्कापन को दूर करने के लिए हम गुरु चीजें, यानी कि हल्का के अपोजिट भारी चीजों का प्रयोग करेंगे, जिससे हल्कापन दूर हो जाता है। तो जो हमारे भोजन में गुरु आहार होते हैं, यानी कि जैसे मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि जो दूध होता है या दूध से बनी हुई जो चीजें होती हैं, दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, खीर इत्यादि है, या दूध से बनी हुई और भी जो सामग्रियां हैं, ये सभी गुरु कहलाती हैं, यानी कि भारी होती हैं नेचर में, और ये सभी वायु का नाश करने वाली होती हैं, वायु को हमारे शरीर से दूर करने वाली होती हैं। और इसके साथ साथ अगर अन्न की बात करें तो जैसे गेहूं हो गया या उड़द हो गया, गेहूं या उड़द, ये सभी चीजें वात वालों के लिए बेस्ट है। खास करके उड़द जो होती है वो गुरु भी होती है और उष्ण भी होती है। तो वायु का शीतलता वाला गुण जो होता है वो उष्णता से समाप्त हो जाता है, और हल्का वाला जो उसके गुरु यानी कि भारीपन से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ जो मीठी चीजें होती हैं, आयुर्वेद ऐसा कहता है कि ये नेचर में हैवी होती हैं, पचने में भारी होती हैं।
तो मीठी चीजें भी इनके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं इनका हल्का गुण समाप्त करने के लिए। जैसे नेचुरल जो मीठी चीजें होती हैं, गन्ना हो गया या गन्ने से बने जितने भी सभी प्रोडक्ट होते हैं, गुड़ वगैरह, मिश्री वगैरह, खांड, शक्कर, ये सब जो चीजें होती हैं इनके लिए काफी अच्छी हैं। लेकिन ध्यान रहे, गुरु आहार या जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं या मैंने जो तली हुई चीजें बात की, तेल वाली बात की, इतना सुन के आप एकदम से इन पर टूट ना पड़े, क्योंकि वात वालों का जो पाचन होता है वो विषम होता है, यानी कि कभी ठीक होता है, कभी गड़बड़ होता है, कभी अच्छा होता है, ठीक से पच जाती हैं चीजें, कभी बिल्कुल नहीं पचती हैं। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि पाचन के अनुसार ही व्यवहार करना है। जब भूख अच्छी हो तो अच्छी मात्रा में खा लीजिए, जब भूख नहीं हो तब ये नहीं कि इन्होंने कहा है कि गुरु चीजें ले लो, दूध दही ले लो या ऐसे प्रोडक्ट ले लो जो हैवी हो, तेल वाले ले लो, पराठे पूड़ी, ये सब इन्होंने तो बताए ही है, ये हम खा लेते हैं, तब आपको ये उल्टा काम कर जाएंगे, नुकसान कर जाएंगे। इसलिए पाचन का विशेषकर इसमें ध्यान रखना है। फिर वायु प्रकृति में शीतल होती है, ठंडी होती है, तो इस ठंडक को हमें गर्मी से काउंटर करना है, तभी वायु हमारे शरीर में बैलेंस हो पाएगी। तो इसके लिए हमें उष्ण आहार विहार करने चाहिए, यानी कि गर्म भोजन करना चाहिए या गर्म चीजें पहननी चाहिए, गर्म वातावरण में रहना चाहिए। तो उष्ण भोजन के अंदर जितने भी खाद्य पदार्थ हमारे जो गर्म होते हैं, खास करके मसाले जो होते हैं गर्म वाले, उनका विशेषकर प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो काली मिर्च हो गई या पीपली हो गई, सौंठ जो कि अदरक का जो सूखा हुआ फॉर्म होता है, या हींग वगैरह जैसे गरम मसाले होते हैं, अजवाइन जैसे मसाले होते हैं, लौंग इत्यादि जो होते हैं, इनका विशेष करके भोजन में प्रयोग करना चाहिए। गर्म वातावरण यानी कि थोड़ी जो गर्म जगह हो, जहां पर शीतलता बहुत अधिक ना हो, ठंडी हवाएं बहुत ज्यादा ना हो, इस तरह के वातावरण में रहना चाहिए। या सन बाथ भी इनको खास करके सर्दियों में विशेष कर लेना चाहिए। लेकिन अगर गर्मियों का समय है तो सुबह की जो बिल्कुल हल्की धूप होती है या शाम की जो सूर्य अस्त के समय की जो धूप होती है, इनके लिए काफी अच्छी है। ऐसे ही उष्ण जल का सेवन करना चाहिए, खास करके गर्मियों में तो नहीं, गर्मियों में साधारण जल का सेवन करना चाहिए या मटके इत्यादि के जल का सेवन कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में विशेषकर पूरी सर्दियां या फिर जब जब ठंडक बहुत अधिक हो तो उष्ण जल का विशेषकर यानी कि गर्म पानी इनको पीने में या नहाने में भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही इनके पूरे शरीर को ढक के या कहें कि थोड़े मोटे या गर्म कपड़े हमेशा पहनने चाहिए। खास करके अगर गर्मियां हैं तो आप फुल स्लीव पहन सकते हैं, यानी कि पूरे कपड़े पहन लीजिए अगर आपको मोटे और गर्म नहीं पहनने हैं, क्योंकि वायु से आपको विशेषकर बच के रहना चाहिए। सर्दियों में आग सेकना या आग से सिकाई करना शरीर की, या स्वेदन यानी कि आयुर्वेद में जो स्टीम बात होती है, जो भाप लेना होता है, गर्म भाप ली जाती है खास करके मालिश या कहें कि अभ्यंग कर लेने के बाद, वो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। और गर्म चीजों में विशेषकर आयुर्वेद बतलाता है कि मद का सेवन, मद यानी कि मदिरा जिसको कह सकते हैं आज के समय में अल्कोहल, उसे आयुर्वेद में आसव और अरिष्ट के प्रिपरेशन से जाना जाता है। इसे आप मेडिसिन के तौर पर यूज कर सकते हैं, ना कि अल्कोहल वगैरह को गलत आदतें की तरह लेकर के नशा वगैरह के लिए आप इसको यूज करें, बल्कि आसव अरिष्ट के जो प्रिपरेशन होते हैं इनको आप मेडिसिन की फॉर्म में अपने अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के आप इसका यूज करें। ये प्रकृति में उष्ण होती हैं, गर्म होती हैं और वात नाशक होती हैं। फिर वात का एक और गुण होता है जो चंचलता, यानी कि ये चंचल बहुत होता है। तो वात वाले भी काफी चंचल होते हैं, हमेशा इधर उधर खटपट भटकते रहना, इधर उधर ताकते झांकते रहना, एक जगह सीधे नहीं बैठना। तो इनकी चंचलता को दूर करने के लिए या खास करके किसी भी चीज से तुरंत विचलित हो जाते हैं, किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप खान पान के अंदर विशेषकर जो मूल होती हैं, मूल यानी कि जड़ या रूट्स जिसको कहा जाता है, जमीन के नीचे होने वाले जितने भी आहार होते हैं उनका विशेषकर सेवन कर सकते हैं। जैसे शकरकंदी, शकरकंदी इसके लिए काफी अच्छी है, ये गुरु भी होती है और स्थिर मानी जाती है, ये आपके मन को शांत या स्थिर करती है। ठीक ऐसे ही जमीन के नीचे होने वाली और भी जो चीजें होती हैं जैसे गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, ये सभी वात नाशक मानी जाती हैं, इन सभी का आप प्रयोग कर सकते हैं। विशेषकर आयुर्वेद में 6 स्वाद होते हैं, जिसमें से 3 स्वाद होते हैं विशेषकर वात नाशक होते हैं, तो इनका आप खूब अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं अपने पाचन अनुसार। जैसे मीठी चीजें जो कि गुरु आहार में आ जाती हैं, खट्टी चीजें और साथ ही साथ नमकीन चीजें, मीठा, खट्टा और नमक, ये जो 3 स्वाद होते हैं खास करके प्राकृतिक, ना कि बाजार में मिलने वाले मिर्च मसाला या पैक्ड फूड के जो होते हैं ये वाले नहीं, प्राकृतिक तौर पर मीठा, खट्टा और नमक जो स्वाद होते हैं ये वात नाशक होते हैं और इनका प्रयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये तो बात होगी विशेषकर हमारे आहार विहार की कि हमें क्या करना चाहिए। अब मेन बात आती है अवॉइड, किस चीज से हमें बचना चाहिए। ये भी उतना ही जरूरी है जितना आपको आहार विहार लेना जरूरी है, यानी कि वात का नाश करना तो जरूरी है, साथ ही साथ वायु बहुत अधिक ना शरीर में बढ़े इसका भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो हमें जो रूखी सूखी जो चीजें होती हैं या रूखे सूखे जो आहार होते हैं इन्हें खाने से बचना चाहिए, जो खास करके प्रकृति में रुक्ष या ड्राई होते हैं, जैसे चना वगैरह। चना खास करके भुने हुए या जैसे भी जो चना होता है वो रुक्ष ही माना जाता है।
साथ ही साथ जो दालें होती हैं जितनी भी, खास करके उड़द छोड़ दी जाए और मूंग की दाल आइडियल होती है, इतनी नुकसानदायक नहीं होती है। तो जो बाकी दालें होती हैं या बीन्स, मटर या जो छोले वगैरह होते हैं, सफेद छोले, काले छोले, ये सभी जो होते हैं वायु को बढ़ाने वाले होते हैं और ऐसी रूखी चीजों के सेवन से हमें बचना चाहिए। और साथ ही साथ जो भुनी हुई चीजें होती हैं, रूखी चीजें होती हैं, जैसे आग पे सिकी हुई भुनी हुई जो चना वगैरह होता है, इस तरह से मूंगफली वगैरह होता है, इन सभी से भी हमें बचना चाहिए क्योंकि ये भी ड्राइनेस क्रिएट करती हैं। या खास करके जो ड्राई फ्रूट्स में सीधे मेवे, सूखे मेवे हम जो खाते हैं, जैसे कि सीधा बादाम हम खा लेते हैं बिना उसको सोक किए, पानी में भिगोए या बिना दूध इत्यादि के साथ हम जो ले लेते हैं, वो भी ड्राइनेस क्रिएट करता है। ऐसे ही काजू वगैरह या जो चीजें होती हैं बिना हम इसको घी इत्यादि में सेके अगर ले लेते हैं तो ये भी ड्राइनेस क्रिएट करती है। तो इस तरह से डायरेक्ट सूखे मेवे आपको सेवन नहीं करने चाहिए। आप मुनक्का, अंजीर, किशमिश वगैरह कर सकते हैं, ये भी सोक करके लें तो ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर वहीं तीखी चीजों से आपको बचाव करना चाहिए, नहीं कि जो भी मिर्च वाली चीजें होती हैं जिनमें लाल मिर्च या हरी मिर्च या बहुत ज्यादा तीखापन होता है, तीखा, कड़वा और कसैला, जो मैंने 3 स्वाद बेनिफिशियल आपको बताए थे वो मीठा, खट्टा और नमक थे, और बाकी जो बचे 3 स्वाद यानी टोटल 6 में से तीखा, कड़वा और कसैला ये वायु को बढ़ाने वाले होते हैं। तो कड़वा, कसैला तो विशेषकर सभी कम खाते हैं, लेकिन तीखा स्वाद की आदत होती है हमें, तो ये तीखा स्वाद भी हमारे लिए नुकसानदायक है। जो बाहर मिलने वाले फास्ट फूड होते हैं, मिर्च मसाले से भरे हुए जो होते हैं, वो हमारे लिए उतने अच्छे नहीं हैं। फिर उसके बाद हमें शीतल चीजों से, ठंडी चीजों से बच के रहना चाहिए, जैसे कि फ्रिज की जो चीजें होती हैं या ठंडे पेय पदार्थ होते हैं या आइसक्रीम वगैरह जो होती हैं, जो ठंडी चीजें, इन सभी से हमें बचाव रखना चाहिए और इनका कम से कम या बहुत मजबूरी में ही सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ ठंडे मौसम, जैसे कि एसी वगैरह के जो रूम होते हैं काफी ठंडे होते हैं, तो बात वालों क्या होता है कि एसी वगैरह के रूम में जैसे ही अगर ये बहुत देर अगर बैठ लें तो इनको ड्राइनेस हो जाती है, शरीर में दर्द हो जाता है, शरीर अकड़ने लगता है, बहुत ज्यादा रूखापन शरीर में आ जाता है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। या तेज और ठंडी हवाओं से, जैसे पंखे के नीचे आप बैठे हो और सीधी आपको डायरेक्ट हवा लग रही है, तो उससे भी बचना चाहिए। आप थोड़ा हट के बैठिए, डायरेक्ट हवा के सामने बिल्कुल मत बैठिए। जैसे गर्मी का मौसम है तो डायरेक्ट कुछ लोग पंखे के नीचे ही पड़े रहते हैं, कूलर के सामने ही पड़े रहते हैं, तो उससे ड्राइनेस बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ जाती है, खास करके वात प्रकृति वालों के लिए। तो आप माहौल तो वहां ठीक ठाक रहे, आइडियल रहे, वहां रहें, लेकिन डायरेक्ट हवा के सामने रहने से बचें। आप बाइक चलाते हैं, सीधी हवा आपके शरीर पे लगती है, उस चीज से आपको बचना चाहिए। आपके आंखों में हवा लगती है, फेस पे हवा लगती है, इस चीज के लिए आपको इसे कवर रखना चाहिए। तो तेज हवा से, ठंडे वातावरण से और ठंडी चीजों से आपको बच के रहना चाहिए। पंचकर्म में विशेषकर इनके लिए जो सबसे बेस्ट चिकित्सा मानी जाती है वो है बस्ती कर्म। बस्ती कर्म आप किसी भी अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलके, अच्छे प्रैक्टिशनर से मिलके पंचकर्म केंद्र पर जाकर के करवा सकते हैं अपने दोष अनुसार। तो ये जो अभी तक हमने जाने, ये भौतिक रूप से बात को बैलेंस करने के सभी कारक हैं, यानी कि किस तरह से वात जो दोष होता है, इसके जो गुण होते हैं, यानी कि रुक्षता, शीतलता, इन सभी के काउंटर यानी कि उल्टी चीजें हम सेवन करके, इस सभी के विरुद्ध चीजें हम सेवन करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मानसिक स्तर पर या फिजिकल एक्टिविटी के स्तर पर इसको कैसे ठीक रखना चाहिए। बात वालों में हड़बड़ी बहुत होती है, शायद ये बात आप पहले नहीं जानते होंगे, लेकिन ये वीडियो या कहें कि आयुर्वेद को देख करके आप समझ गए होंगे कि ये जो हड़बड़ाहट है ये आपके अंदर नहीं, ये वायु के कारण है। और इतना समझ जाने के बाद अब आपके मन को ये समझना चाहिए कि ये जो हड़बड़ी वाला काम है मुझे इसको अवॉइड करना चाहिए। किसी भी चीज में जब हड़बड़ाहट आती है तो तुरंत 1 सेकंड रुकिए और वेट कीजिए, सोचिए कि ये जो हड़बड़ी है ये मैं नहीं चाहता, ये वायु के कारण आ रही है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। बिना मतलब में बोलना, बिना मतलब में कहीं भी कूद पड़ना, टपक पड़ना और उसमें फिर घुस जाना, इस तरह की चीजों को भी आप अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि आप ये स्वतः नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वायु आपसे ये करवाती है। तो इस चीज को आपके मन को समझना होगा और धीमे धीमे इसे अवॉइड करने की आदत डालनी होगी। भटकाव या डिस्ट्रैक्शन की जो सिचुएशन होती है वो भी वात का ही गुण होता है कि आप किसी एक जगह पर फोकस कर रहे हैं और धीरे धीरे थोड़े समय बाद आप वहां से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इस चीज को भी आपको पकड़ना है और आपको एक ऐसा व्यक्ति सेट करना है जो आपके जीवन में काफी आपके लिए सोचता हो, आपके लिए अच्छा हो, आपके आसपास का हो या आपके घर का हो, कोई बहुत आपका हितैषी हो। उसे आपको बतलाना है कि ये जो रीजन है ये मेरे वायु के कारण होता है कि मैं अपने गोल में आगे बढ़ते हुए फिर धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होने लगता हूँ। थोड़े दिन तक तो मैं इसमें फोकस रहता हूँ, फिर डिस्ट्रैक्ट होने लगता हूँ। तो आपको उसे अलार्म सेट करवाना है, यानी कि जब जब वो देखे आपको कि भाई आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो तुरंत आपको सचेत करे, तुरंत आपको अलार्म दे कि भाई देखो तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और आप इस चीज से ये याद कर पाए कि नहीं ये मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये वायु का इसका रीजन है। तो आप वहां पर फोकस कर पाएंगे, उस चीज में आपको निरंतर बने रहने में बहुत हेल्प मिलेगी। एक बात आप जानते हैं कि वात की वजह से आपका मन और शरीर बहुत लंबे समय तक आपके साथ कंटिन्यू नहीं बने रहता, आपका साथ नहीं देता है। तो इस कारण से आपको बीच बीच में विश्राम की आदत डालनी होगी, यानी कि शरीर को आराम देने की आदत डालनी होगी, थोड़ा मन को भी आराम देने की आदत डालनी होगी।
ताकि ये कंटिन्यूटी में चीजें बनी रहें। बहुत लंबे समय तक जबरदस्ती इसे पकड़ के नहीं घसीटना किसी चीज में, इसको थोड़ा थोड़ा विश्राम देते रहिए, ब्रेक देते रहिए। आपकी प्रकृति ही यही है, इसलिए आपको ये करना उचित रह जाएगा किसी भी चीज में आप फोकस करना चाहते हैं तो। ठीक इसी तरह से आप स्थिर रहने वाले जो कार्यक्रम होते हैं कि शांत रहने वाले, जैसे शवासन वगैरह, या स्थिर रहने वाले जो प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गए, या शांत बने रहने वाले जो भी जितने भी आसन वगैरह होते हैं, ये सभी करना, या मेडिटेट करना, अपनी श्वास पर ध्यान देना, फोकस करना, ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। ये वायु को शारीरिक और मानसिक तौर पर बैलेंस करती हैं। ठीक ऐसे ही तुरंत रिएक्ट करने से भी आपको बचना चाहिए। किसी भी चीज में तुरंत रिएक्ट करना, जैसे मान लीजिए आपको क्रोध आ गया एकदम से, सामने वाले से कुछ बात हुई या कुछ भी हुआ, वहां पर माहौल जो भी क्रिएट हुआ, आपको एकदम से गुस्सा आ गया, तो तुरंत गुस्सा आते ही आपको उस पर बहुत अधिक बवाल या बहुत अधिक रिएक्ट नहीं करना है। आपको थोड़े क्षण रुक जाना है और सोचना है। ये आदत आपको धीरे धीरे बनाने से बनेगी और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसका पूरा अनुभव है मुझे, तभी मैं आपको बतला रहा हूँ। बस 2 मिनट रुक कर विचार कीजिए रिएक्ट करने से पहले कि ये क्रोध अनायास ही आ रहा है, या वायु के कारण, या जो मेरी नेचर है, मेरी प्रकृति है, उसके कारण आ रहा है, या ये क्रोध यहाँ पर सच में वाजिब है, सच में जायज है करना, तो अवश्य कीजिए वहां पर जहां क्रोध करना जायज होता है। लेकिन बिना मतलब में कहीं भी क्रोध करना ठीक नहीं होता है। तो उस चीज को समझ करके आप इसे धीरे धीरे शांत करना सीखिए। ऐसे ही वायु आपके शरीर में भी बैलेंस होगी, आपके मन में भी बैलेंस होगी। यानी कि सीधा सा फंडा याद रखिए, किसी भी चीज पे प्रतिक्रिया देने से तुरंत बचिए। 2 मिनट वेट कीजिए, चीजों के बारे में सोचिए और तब जाकर उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक ऐसे ही जो ज्यादा तड़क भड़क वाली चीजें होती हैं, डिस्को डांस जो होते हैं, यानी कि गाने जो होते हैं एकदम डीजे वीजे वाले टाइप के, या उत्तेजित जो दृश्य होते हैं, ये तुरंत वायु को भड़काने वाले होते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले होते हैं। तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। बिना मतलब में ऐसी चीजों को हमेशा मनोरंजन के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप मनोरंजन भी करना चाहते हैं तो बड़ी शांत और शीतल चीजें हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र हैं जिनको आप बजाना सीख सकते हैं, या बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आप मनोरंजन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए भी अच्छा है और आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां आपके अनुकूल वातावरण ना हो, जहां पर रहने से आपको इरिटेशन, गुस्सा, चंचलता, चिड़चिड़ापन, इस तरह की चीजें आती हो, कहीं आप गए हैं उस माहौल में आपको इस तरह की इरिटेशन हो रही है, नहीं टिका जा रहा है, तो तुरंत वहां से बिना समय गवाए निकल लीजिए। जबरदस्ती इस तरीके के माहौल में रहना, या आपकी मजबूरी हो जाए अगर यहाँ रहना, तो भी ठीक नहीं है। ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। एक सबसे विशेष चीज में ये ध्यान रखिए कि अच्छे सुंदर प्राकृतिक और मनोहर दृश्य देखिए, जैसे पहाड़ हो गई, वादियां हो गई, फूल हो गए। घर में कुछ गार्डन वार्डन आप लगा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, फूल वगैरह उसमें जो होंगे उनके साथ समय व्यक्त कीजिए। तो इस तरह की शांतिप्रिय चीजें करने से वायु बैलेंस रहेगी। और साथ ही साथ निरंतर अपने मन को समझते रहना है। सुबह से शाम तक यही ध्यान रखना है कि मन क्या हरकत कर रहा है, किस पॉइंट पर कहाँ जा रहा है। इस चीज को समझने से, आत्म अवलोकन करने से, सेल्फ रियलाइजेशन करने से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी और हर चीज बैलेंस हो जाएगी। साथ ही साथ अपनी प्रकृति अनुसार एक चीज ध्यान रखिए कि आप कुछ ऐसा काम सेलेक्ट कीजिए जिसमें थोड़ी विविधता हो, यानी कि सुबह से शाम तक एक सार ना हो, एक जैसा ना हो। क्योंकि आपको पता है कि आप एक ही चीज करते करते बहुत अधिक समय तक बोर हो जाते हैं। तो थोड़ा विविध काम सेलेक्ट कीजिए जिसमें थोड़ा कभी अलग काम हो जाए, थोड़ा कभी कुछ अलग काम हो जाए, यानी कि अभी फील्ड पे काम हो जाए, थोड़ा कभी ऑफिस में काम हो जाए, कभी बैठ के काम हो जाए, तो कभी दौड़ते भागते या चलते फिरते काम हो जाए। तो इस तरह की चीजें आपको करनी चाहिए कि थोड़ा विविध चीजों को सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें अलग अलग चीजें हो जिस काम में, तो उसमें आपका मन अधिक देर तक टिका रह सकता है। बात वाले जो बाहरी समस्याओं से ज्यादा अंतर द्वंद से, यानी अपने मन के द्वंद से परेशान रहते हैं, इनके मन के अंदर बराबर विचारों की झड़ी लगी रहती है, अलग अलग विचार आपस में आके टकराते रहते हैं, तो इस चीज से बहुत अधिक परेशान रहते हैं। तो मान लीजिए इन्होंने किसी एक बुक को, या कोई बुक इनको अच्छी लग गई, कहीं से इन्होंने देखा और बहुत अच्छी लग गई, उसको पढ़ने का इनका मन कर दिया, तुरंत उठा के ले आएंगे और ऐसा पढ़ने लगेंगे पता नहीं आज इसको खत्म कर दें। लेकिन क्या होगा, आधी से अधिक बुक जब जाएगी या थोड़ी बहुत बुक पढ़ लेंगे, इंटरेस्ट बहुत अधिक आ रहा होगा, लेकिन धीरे 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 इतना ना पढ़ लेंगे कि इनका समय होगा खाने का, खाना भी नहीं खाएंगे, खाना भी साइड, सब कुछ साइड, 5-6 घंटे किताब ही पढ़ने में लगा देंगे। तो क्या होगा कि फिर उससे ऊब जाएंगे। ऊब जाने के बाद फिर वो आधी किताब, यानी जितनी किताब हुई होगी उसके बाद फिर एक पन्ना भी आगे इनसे कंप्लीट नहीं होगा, चाहे 10 दिन बीत जाए। तो इस तरह से इनको इस चीज से बचना चाहिए। कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है तो आपको इस चीज से बचना चाहिए। आपको मन में समझना चाहिए ये मेरी आदत है, ये मेरी प्रकृति है, ये चीज तो मैं कर लूंगा, लेकिन फिर ये चीज मुझसे छूट जाएगी अगर मैंने अति कर दी तो। इस कारण से आपको ठीक मिली हुई चीज, सही चीज भी छोड़नी पड़ सकती है, या आपसे अनायास ही छूट जाएगी, फिर आपके हाथ वो नहीं लगेगी। जो उचित चीज है उसे अगर आप प्राप्त करते हैं तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक उसके साथ बने रहिए, वो आपका भला ही करेगी। अगर आपने अति में उसको छोड़ दिया तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा।
तो सबसे पहली बात, कोई भी विचार आते ही तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। 100 बार उस पर सोचना है कि ये चीज मेरे करने लायक है नहीं है, इसको किस तरह से मुझे करना चाहिए। चीजों को ब्रेक दे दे करके, आराम दे दे करके करना चाहिए। विविधता लानी चाहिए, थोड़ा शांत वातावरण आपको क्रिएट करना चाहिए। भागम भाग वाले माहौल में आपको नहीं रहना चाहिए, या शरीर को बहुत ज्यादा कूद फान, बेचैनी, भागम भाग, इस तरह की चीजों से बचाना चाहिए। अगर आप वात से या वात के लक्षण जो आपने देखे हैं मानसिक और शारीरिक दोनों से अगर परेशान हैं, तो इस तरह से वात प्रॉपर तरीके से रेगुलर वे में रहने पे बैलेंस होता है। यानी कि आप ये नहीं कि 2 महीना ये सब जो मैंने बताया आपने कर लिया और सोचे कि फिर जीवन भर वात बैलेंस रहेगा। नहीं, हमेशा के लिए आपको ये अपने रूटीन में डाल लेना है, अपनी आदत में डाल लेना है, तब जाके शरीर आपका स्वस्थ रह पाएगा, मन आपका स्वस्थ रह पाएगा। तो ठीक ऐसे ही वात की तरह पित्त और कफ बाकी सभी दोषों के समाधान की हम बात करने वाले हैं। आगे हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।